सो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा भारत का भूगोल में आप जो पढ़ोगे। इससे पहले वाले लेक्चर में जो बताया गया था, अब उससे आगे कुछ टॉपिक जो था छूट चुका था, तो उसको भी इसमें कवर कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लास्ट जो था आपका इससे पहले वाले लेक्चर में वो आपको बताया था कि जो क्रिटियस, देखिए यहाँ पे क्रिटिशियस तथा पूर्व टर्सरी काल में जो होने वाली ज्वालामुखी का उद्गार से निकले बेसिक लावा से इसका निर्माण हुआ था। तो वो उस टॉपिक वो जो देखे दक्कन पठार के बारे में, तो उसी दक्कन पठार के बारे में यहाँ पे देखेंगे। किसके बारे में? दक्कन पठार के बारे में। तो इससे पहले वाले जो स्टूडेंट नहीं देखें इससे पहले वाले लेक्चर, वो आप कृपया करके आप देख सकते हो, तब जाके आपको समझ में आएगा। अब देखो दक्कन पठार जो है उसका जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है, जो इससे पहले दो बता चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में, और दो यहाँ पे आप देख लो। तो इसका बोला है कि दक्कन पठार के बारे में, इसका सामान्य ढाल जो है, इसका सामान्य ढाल उत्तर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका सामान्य ढाल कैसे है? उत्तर तथा, देखो यहाँ पे उत्तर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व की ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर है। इसी कारण इस पठार से निकलने वाली नदियाँ यहाँ पे देखो पूर्ववाहिनी है। क्या है? पूर्ववाहिनी है। और ताप्ती नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है, ताप्ती नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। एज इट इज़ ये आपको कवर करा दिया हूँ। अब यहाँ पे देखो पठार किसे कहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इतना चीज़ समझ लो आप, पठार उसे कहते हैं जो ज़मीन से जो, देखो एक चीज़ समझ लो कि पठार को समझने से पहले ये समझो कि ज़मीन का वह भाग जो थोड़ा ऊंचा उठा हुआ हो परंतु समतल हो, उसे हम पठार कहते हैं। क्लियर? जो ये मान के चलिए ज़मीन है, ये ऊंचा है, उठा हुआ है, और ये समतल है, इसे पठार कहेंगे। क्लियर? इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो यह पठार जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा गुजरात राज्यों के भागों में फैला हुआ है। जैसे दक्कन के पठार के भाग देखो, दक्कन के पठार के भाग कुछ यहाँ पे देख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। वो देखो मूलतः यह लावा निर्मित बेसाल्ट से बना है। ये किससे बना है? लावा निर्मित बेसाल्ट से बना। बेसाल्ट की चट्टान होती है, वो आपको बताया जाएगा, मतलब कि आगे वाले जो लेक्चर आएंगे उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा बेसाल्ट चट्टान क्या होते हैं। बेसाल्ट से बना है। लावा की गहराई जो है, लगभग लावा की गहराई कितनी है? 2000 किमी तक है। लेकिन अगर इसकी औसत ऊंचाई देखा जाए, लावा की ऊंचाई, तो 300 से 900 मीटर है लावा की ऊंचाई। अब देखो तेलंगाना का पठार, तो पठार में पहले दक्कन पठार देख लिया। अब देखो तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार में आप देखोगे इसका फैलाव जो है आंध्र प्रदेश के आंतरिक भागों में है। इसका उत्तरी हिस्सा पठारी है, इसका एक उत्तरी हिस्सा क्या है? पठारी है, एवं दक्षिणी हिस्सा मैदान के रूप में। और दक्षिणी हिस्सा क्या है? मैदान के रूप में। इसको यहाँ पे आप नोट कर लेना, दक्षिणी हिस्सा इसका मैदान के रूप में है। यह तालाब निर्माण के लिए अनुकूल स्थलाकृत है। और ये बोल रहा है कि तालाब निर्माण के लिए अनुकूल स्थलाकृति है। और इसी कारण इस क्षेत्र में तालाब अधिक पाए जाते हैं। इसी कारण इस क्षेत्र में क्या है? तालाब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पे? तेलंगाना के पठार के जो इसका फैलाव जहाँ तक है, यानी आंध्र प्रदेश, यहाँ देखो आंध्र प्रदेश के आंतरिक भागों में इसका उत्तरी हिस्सा जो है पठार, एवं दक्षिणी हिस्सा मैदान के रूप में। और दक्षिणी हिस्सा जो मैदान के रूप में जो है, और दक्षिणी हिस्सा के मैदान के रूप में जो है, यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, तो वहीं पे तालाब की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। देखो यहाँ पे हिस्सा मैदान के रूप में जो है तालाब निर्माण के लिए अनुकूल स्थलाकृति बना हुआ। इसी कारण इस क्षेत्र में तालाब अधिक पाए जाते हैं। और जैसे कि गोदावरी नदी हो गया, इस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। गोदावरी नदी इस तालाब को दो भागों में विभाजित करती है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, इस क्षेत्र में तालाब अधिक पाए जाते हैं, और गोदावरी नदी इस पठार को, ये पठार है, पठार को दो भागों में विभाजित करती है। हम नोट कर लेना, गोदावरी नदी दो भागों में जो है पठार को विभाजित करती है। किसको? पठार को। अब देख लेते हैं मैसूर कर्नाटक का पठार। मैसूर कर्नाटक का पठार, यहाँ देखो यह मुख्यतः आर्कियन एक काल होता है, आर्कियन ग्रेनाइट तथा निश चट्टानों से बना है। लेकिन यहाँ पे देखो बेंगलुरु से मैसूर के मध्य लावा पठार भी पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो बेंगलुरु मैसूर के मध्य लावा पठार भी पाए जाते हैं। और दक्षिण की ओर यह नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत द्वारा
अब देखो सीमाबद्ध है, और नीलगिरी पर्वत द्वारा क्या है, सीमाबद्ध है। जैसे कि बाबा बुदन हो गया, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, बाबा बुदन की भी पहाड़ियाँ हैं, वो आपको बताया जाएगा। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। इस पठार का हिस्सा है, अतः लो अयस की दृष्टि से यह क्या है, धनी है। और यहाँ पे देखो घनी है। और यहाँ पे कावेरी मैसूर की पठार पर बहने वाली मुख्य नदी जो है, कर्नाटक से सरस्वती नदी पर जोग या गांधी या गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। गरसोप्पा जल, यहाँ पे नोट कर लेना, गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है, जलप्रपात स्थित है, इसको नोट कर लेना। अब यहाँ पे देखो पूर्व के पठार में बारे में एक चीज जान लो आप, कि हमने पढ़ा था इससे पहले कि जमीन का वह भाग जो थोड़ा ऊंचा उठा हुआ हो परंतु ऊपर से समतल हो, उसे हम पठार कहते हैं। ठीक, इससे पहले आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसको आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी जो मैं जितना दूर तक बता दूंगा, इसका जो कल का जो लेक्चर आएगा उसमें आपको मतलब पूर्वी घाट के बारे में बताया जाएगा। पठार अभी समझ रहे हैं, पूर्वी घाट क्या होता है, पश्चिमी घाट क्या होता है, घाट किसे कहते हैं, जहाँ पे पानी कभी कभी पहुँचते हैं उसे हम घाट कहते हैं। अब पूर्व के पठार के जो पठार है तो उसके बारे में जान लो। तो पठार से आप इमेजिन मन में करो कि ज़मीन से ऊंचा हुआ उठा हुआ भाग होना चाहिए और ऊपर से समतल हो, उसे पठार कहते हैं। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखो बघेलखंड का पठार, यह मैकाल श्रृंखला के, यहाँ पे देखो यह मैकाल श्रृंखला के पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर से सोनपुर की पहाड़ियाँ एवं दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है, ये नोट कर लेना। और मध्य भाग पूर्व से पश्चिम की ओर ऊंचा, और मध्य भाग क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर ऊंचा है, ये नोट कर लेना। मध्य भाग जो है, जो मैं बोलता हूँ आप उसको इमेजिन करते चलो ताकि आपको याद होते चले। अब देखो यहाँ पे ये हो गया आपका कंप्लीट। अब छत्तीसगढ़ का पठार देखेंगे। यह बघेलखंड का, यहाँ देखो यह बघेलखंड पठार के दक्षिण में स्थित है। बघेलखंड पठार का यह विभाग है तो ये दक्षिण में स्थित है। यह कुरपा संरचना की चट्टानों में मिलती है। यहाँ पे देखो, यहाँ बोलता है कुरपा संरचना की चट्टान मिलती है। क्लियर। इस पठार में वेनगंगा, देखो इस पठार में वेनगंगा की घाटी तथा महानदी का ऊपरी बेसिन सम्मिलित है। और इस पठार की ऊंचाई दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस पठार की ऊंचाई क्या है, दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। चलिए ये हो गया आपका दंडकारण्य पठार, बोल रहा है कि दंडकारण्य पठार। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, यह छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। क्या है, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। यह आर्कियन चट्टानों से बना उबड़ खाबड़ पठार है। आर्कियन चट्टानों से बना उबड़ खाबड़ पठार है। चलिए ये भी आपको हो गया। अब देखो यहाँ पे तो छोटा नागपुर का पठार जो है, यह उत्तरी पूर्वी सीमावर्तीय पठार है। जैसे कि पारसनाथ की पहाड़ियाँ इसी पर स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ है, इसी पर स्थित है। इस पठार पर बहने वाली प्रमुख नदियों में महानदी, सोन, दामोदर एवं स्वर्ण, यहाँ पे देखो स्वर्ण, एक चीज़ यहाँ पर समझना, स्वर्णखा नदी प्रमुख है। ये नदी, इसको नोट कर लेना, स्वर्णखा नदी जो है यहाँ का प्रमुख है। कलर चेंज कर देता हूँ, ये स्वर्णखा नदी यहाँ प्रमुख है। और यह खनिज पदार्थों की दृष्टि से अत्यधिक क्या है, घनी पठार है। क्या है, धनी पठार है, इसको नोट कर लेना। अब देखो मेघालय का पठार में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसे शिलांग का पठार कहते हैं। इसे शिलांग का पठार भी कहते हैं। यह छोटा नागपुर पठार का यहाँ बोला है समकालीन पठार है। क्या है, समकालीन पठार है। यह अत्यंत कटा, यहाँ देखो यह अत्यंत कटा छटा एवं वनों से भरा पठार है। इसमें यहाँ पे देखो गारो पहाड़ियाँ, खासी, यानी यहाँ बोला है खासी, जयंतियाँ एवं मीकर पहाड़ियाँ भी शामिल है। ये सब नाम है, जयंतियाँ एवं मीकर पहाड़ियाँ शामिल है। इस पठार पर बहने वाली प्रमुख नदियाँ दुधनई एवं केशनई है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप पहले नहीं सुने होंगे, वो उसका नाम है, वो आप याद कर लो। या किसी भाषा का नाम होगा, किसी भाषा में, या वहाँ का जो निवासी रहता होगा उसका उस अनुसार उसका नाम रह गया होगा, या आप जो चलता है उसका नाम जो रखा गया पहले से, वो उसका नाम है। आप कुछ नाम ही होगा जो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो आपका भारत का जो भूगोल है यानी ज्योग्राफी, वो आप बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका एक भी क्वेश्चन जो होगा वो होगा कि जो नहीं छूटेगा। आप इसको पढ़ते चलो अच्छे से, आप रिवाइज करते चलो और डेली 10 पेज याद करो। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो,
इसका जो ये जो आपको देखा यहाँ पे आपको बताया गया है, तो इसमें एक चीज़ देखना कि ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट, ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ। इतना चीज़ पता है आपको। अब देखो, अभी मैं आपको पठार के बारे में बता रहा हूँ। अब जो टॉपिक इसके बाद जो आएगा उसमें आपको घाट के बारे में बताया जाएगा, और इसमें आपको घाट के बारे में कुछ मैं अभी बस इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो थोड़ा डिटेल में आएगा। तो अब यहाँ पे देखो, पूर्वी घाट पर्वत, सबसे पहले ईस्टर्न घाट, ये जो आपका ईस्ट है यानी इसी को बोलेंगे पूर्वी घाट, ये आपका पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट में देखेंगे क्या कौन कौन सी पर्वतें हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इतना चीज़ देखो कि पूर्वी घाट में ये देखो, यहाँ पे पूर्वी घाट पर्वत में ये पर्वत पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समांतर महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है। क्या दक्षिण में नीलगिरी तक पहाड़ी। और एक चीज़ याद रखना, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ने वाली पहाड़ी को भी हम नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो आप ऐसे समझना ना कि ये दोनों को जोड़ने वाली पहाड़ी, हालांकि ये पहाड़ी यहाँ पे नहीं होता है, तो आपको मैं जस्ट अभी समझा देता हूँ कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ने वाली पहाड़ी को भी नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। वो आपको आगे जाके मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा। अभी इतना चीज़ समझना है आपको, ये जो पर्वत है पूर्वी समुद्र तटीय मैदान, यहाँ देखो पूर्वी समुद्र तटीय मैदान, समांतर महानदी बोला है, समांतर महानदी की घाटी, घाटी समझ रहे हैं, दो पहाड़ों के बीच में जो गैप होता है उसे हम घाटी कहते हैं। महानदी, और वहाँ महानदी बहती है, महानदी की घाटी से दक्षिण में, और घाटी में ही पानी उसको गिरती है, घाटी में नीलगिरी तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं। अब यहाँ देखो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप अगर ज्योग्राफिकल अगर हिसाब से अगर देखोगे तो उत्तर पूर्व बोला जाता है, लेकिन पहले उत्तर क्यों, ये यहाँ पे देखो, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसको नॉर्थ ईस्ट बोला गया। लेकिन अगर रेलवे के हिसाब से देखोगे तो इसे बोला जाता है पूर्वोत्तर रेलवे। तो लेकिन ज्योग्राफिकल हिसाब से अगर देखा जाए तो इसे बोला जाता है उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे बोला जाता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। यहाँ पे देखिए दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम क्या हो गया, अब ये हो गया आपका दक्षिण, तो आपका पश्चिम क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम की ओर, इधर से इधर की ओर। तो वही एक तरह समझाने के लिए बेसिकली आपको समझा, दक्षिण पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं। इनकी लंबाई देखिए कितना है, 1800 किलोमीटर है। कितना है, 1800 किलोमीटर लंबाई है। किसका, तो नीलगिरी जो तक पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैले हैं, इनकी लंबाई 1800 किलोमीटर तक है। यह अवशिष्ट पर्वत है, ये क्या है, अवशिष्ट पर्वत हैं, एवं इनका विकास कुरप्पा संरचना से हुआ। इसका मतलब कौन सी संरचना है, कुरप्पा संरचना से इनका विकास हुआ। ये श्रृंखलाएं उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला, ये क्या, उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और यहाँ पे देखो पश्चिमी घाट पर्वत की तुलना में इसका अपर्दन अधिक हुआ है, और बोला है कि अगर पश्चिमी घाट की तुलना में इस पर्वत का अपर्दन क्या हुआ, अधिक हुआ है, अतः उसकी तुलना में यह कम ऊंचा है, और उसकी तुलना में यह क्या है, कम ऊंचा है। जैसे कि नदी का अपर्दन के कारण इसकी क्रमबद्धता, अगर नदी का अपर्दन के कारण इसकी क्रमबद्धता भी लगभग समाप्त हो चुकी है। क्या है, इसकी क्रमबद्धता लगभग समाप्त हो चुकी है। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है यहाँ पे देखो विशाखापत्तनम चोटी है। क्या है, यहाँ पे देखो विशाखापत्तनम चोटी है। इसका दूसरा सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। क्या है, महेंद्रगिरी शिखर है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करना, इतना दूर तक तो आपको आई होप कि बेसिकली कुछ समझो, आप समझ चुके होगे, समझ गए होगे। लेकिन अब थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ। अभी इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, बेसिकली मैं अब कुछ अपने हिसाब से बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपका ईस्ट था और यहाँ पे वेस्ट था और ये नॉर्थ था, आपका साउथ था। तो हम पढ़ रहे थे ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट में एक चीज़ समझो आपकी, पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला है। कहाँ, उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, पूर्वी घाट जो है, इतना दूर तो आपको पता चल गया पूर्वी घाट के बारे में जितना आपको बताना चाहा। तो उसके बाद ये समझो कि जिसका विस्तार पूर्वी समुद्र, यहाँ पे देखो पूर्वी समुद्री तटीय मैदान के समांतर महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। दक्षिण यहाँ पे क्या है, दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, इसकी सबसे ऊंची चोटी हो गया, यहाँ पे देखो जिंदगढ़ जो 1690 मीटर है, और यहाँ पे पालकोंडा हो गया, माउंटेन रिंग है, और महेंद्रगिरी है। ये सब आपको बताया जाएगा। पालकोंडा महेंद्रगिरी रिंग है, उसमें पड़ता है। तो वो एक तरह का
रिंग है पर्वत का, पालकोंडा माउंटेन रिंग, और मेहंदीगिरी आ जाएगा। पूर्वी घाट जो लगातार नहीं बल्कि अनियमित है। पूर्वी घाट क्या है? लगातार नहीं बल्कि अनियमित है। और उड़ीसा में मेहंदगिरी हो गया, आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, जैसे कि मेहंदगिरी हो गया, उसके बाद हो गया नल्ला मल्ला पर्वत आएगा, उसके बाद पालकोंडा, नलकोंडा, उसके बाद शेषचलम, और उस ये सब के बारे में देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे सेवड़ा पहाड़ियाँ और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, ये सब है, वो सब आपको बताया जाएगा। लेकिन एक चीज़ है जो इसमें आपको एक चीज़ पढ़ना है, जो इसका टॉपिक है। आप एक चीज़ याद रखना कि आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर जो है, तिरुमल पहाड़ी यानी कि शेषचलम पर्वत का हिस्सा है। और वहाँ पर स्थित, वहाँ पर्यटक सब घूमने के लिए जाते हैं और पूजा करने के लिए जाते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी भी वो जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ती है। इतना चीज़ आपको पता चला। तो आप ऐसे समझ सकते हो नीलगिरी की पहाड़ी जो है कि मतलब कि किस तरह, वो आपको मतलब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें बताया जाएगा पूरा। और पूर्वी एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ी को हम नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे सॉरी, ये हो गया आपका, एक तरह से समझो, यहाँ पे मैं अभी समझा देता हूँ। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, इन दोनों को जोड़ने वाली जो पहाड़ियाँ होगा उसे हम क्या बोलेंगे? नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ, आप इसको नोट कर लो। ये बहुत बार एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस सब को नोट कर लो। आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो कल आपको इसका डिटेल में बताया जाएगा। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये आपको समझ में आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास और अपने रिलेटिव के पास, ताकि उसको समझ में आए और अच्छे से रिवाइज कर ले और सब चीज़ प्रॉपर तरीके से पढ़े। आज का टॉपिक चलिए यहाँ ख़त्म करते हैं, और धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसका।